तो हेलो गाइस, आज हम जो है ना 10th क्लास का साइंस जो है वो पढ़ाएंगे। ये श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय से जो है हम आज स्टडी कराएंगे। देखिए, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हम जो 10th क्लास पढ़ रहे हैं उस 10th क्लास में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, किस आधार पर जो है इस तरह से इनके जो अंक डिवाइड किए हैं। वैसे अंकों के बारे में मैं पिछली बार आपको बता चुका हूँ, अब और जब क्लासें लगेंगी तो आपको एक बार आपको बता देंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है। देखिए, इसके पैटर्न के लिए आपको बता देता हूँ। इस पैटर्न में आपको चैप्टर नंबर जो है ना 1 से लेकर के 4 यानी 1, 2, 3 और 4, ये तो चैप्टर जो है ना बायोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 से लेकर के 6, 7 और 8, ये 4 चैप्टर जो है ना केमिस्ट्री के हैं। और चैप्टर नंबर 9, 10 और 11, वैसे तो 12वें चैप्टर का आधा है, लेकिन जो 11वां चैप्टर है ये कंप्लीट जो है ना ये फिजिक्स। अब ये जो तीनों हमारे पास पैटर्न है, ये इनका अंकों का जो विभाजन है वो पहले से मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, और जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको एक बार और बता देंगे। इसके बाद जो बाकी के चैप्टर हैं, जैसे मैं बात करूँ 12 से लेकर 20, अब इनमें कुछ थ्योरेटिकल हैं, थ्योरेटिकल के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पर्यावरण से रिलेटेड हैं, तो इनका कोई इतना बड़ा इशू है नहीं समझने का, ये बात की चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन हमारे पास जो चैप्टर हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आज दोस्तों जो है हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो 9वां चैप्टर है, 9 से स्टार्ट है, आप देख रहे हो 9 से लेकर के 11 तक, तो 9वां चैप्टर है फिजिक्स का, जिसको हम प्रकाश कह रहे हैं, लाइट कह रहे हैं, उसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं जो है ना आज आपको इतना फीट एंड शॉर्ट पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि सच्चाई और समझदारी जो पढ़ने का जो स्टैंडर्ड है, तरीका है, किस तरह से बोर्ड का जो पैटर्न है, सिलेबस है, उस तरह से कैसे पढ़ाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें आज हम विस्तार से पढ़ेंगे और आपको मैं एकदम क्लास 14 से पढ़ाऊंगा। आइए तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। 9वां चैप्टर है प्रकाश। देखिए, वैसे हम लाइट इंग्लिश में, क्योंकि अब हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो इस कारण से मैं इसको प्रकाश कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है? अब इसमें देखिए पहले जो समझने वाली बात है सबसे पहले ये है कि जो प्रकाश है वो किस तरह से उसको परिभाषित कैसे करते हैं। प्रकाश क्या चीज़ है? हमने छोटी कक्षाओं में प्रकाश के बारे में पढ़ा है। प्रकाश जो है एक तरह की ऊर्जा थी जिससे हमें वस्तुएं दृष्टिगोचर होती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा के जो बिल्कुल स्वीट और शॉर्ट जो तरीका है उससे मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश क्या चीज़ है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो सारे बिंदु हम स्टेप बाय स्टेप एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है प्रकाश। तो प्रश्न है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? अब प्रकाश की क्या परिभाषा है, प्रकाश होता क्या है, तो इसके बारे में देखिए सबसे पहले जब हमने 8वीं क्लास में थोड़ा सा बिंदु पढ़ा था प्रकाश के बारे में, लेकिन वो वहाँ से इतना कोई विस्तार से हमने उसके बारे में समझा नहीं, और फिर 2 साल की बातें हम शायद भूल भी गए। तो अब आपको ध्यान से समझना है कि प्रकाश क्या चीज़ है, प्रकाश की परिभाषा क्या है, प्रकाश होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो है मैं प्रकाश के बारे में आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा और आप इस बात को छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो कि प्रकाश जो है, हमने देखा है कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं, तो जब ये किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु जो है ना उस प्रकाश में से कुछ को तो अवशोषित कर लेता है, कुछ को परावर्तित कर लेता है। इस प्रकाश के इस गुण के कारण वस्तुओं का प्रकाश, वस्तु जो है ना जब प्रकाश से आने वाली प्रकाश की किरणों में से उस रंग को अवशोषित और परावर्तित करती है, इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती है, यानी वस्तु दिखाई देती है और वस्तु का रंग दिखाई देता है। तो अब ये इसका थोड़ा सा बेसिक था। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रकाश क्या चीज है। प्रकाश के बारे में आपको हम समझ लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब हम किसी चिलचिलाती धूप से किसी बंद कमरे में अचानक घुसते तो क्षण भर के लिए उस कमरे में रखी वस्तु हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। इसका क्या कारण है? और हमने देखा है कि दिन के समय हमने देखा है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो आसानी से दिखा दी जाती है, जबकि रात्रि के समय उसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबकि हमारी आंखें भी खुली हुई हैं, जिस वस्तु को हम देखना चाह रहे हैं वो भी होती है। जैसे कि मैं इस ब्लैक बोर्ड को आप देख रहा हूँ, उदाहरण के लिए देखिए मैं इस ब्लैक बोर्ड को देख रहा हूँ, अब दिन में मुझे आसानी से दिखाई दे रहा है, लेकिन रात्रि के समय ये ब्लैक बोर्ड मुझे दिखाई नहीं देगा, जबकि मेरी आंखें भी खुली हुई हैं, ब्लैक बोर्ड भी वहीं पे लगा हुआ है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणें वस्तु से चलती हैं और वस्तु से चलने के बाद जब उससे परावर्तित होकर के हमारी आंख में टकराती हैं, अपवर्तित होकर के, देखिए प्रकाश की घटना है, इससे टकराने के बाद जब हम वस्तु प्रकाश हमारी आंखों में रेटिना में प्रवेश करता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। तो अब आपने दो चीजें देखी इसमें। पहली बात तो आपने देखा कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जब वस्तु पर पड़ती हैं तो वस्तु क्या काम करती है, उस प्रकाश में से उसके रंग को कुछ को अवशोषित कर लेती है, कुछ को परावर्तित कर देती है, उत्सर्जित कर देती है। तो इस कारण से वस्तु और वस्तु का रंग हमें दिखाई देता है। और दूसरी बात अब आपने देखी है कि प्रकाश जो है ना एक प्रकार की ऊर्जा थी जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अभी हमने उदाहरण समझा था कि रात्रि के समय हमें उसी कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती और दिन के समय जबकि वस्तुएं दिखाई दी जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। तो पहली बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी, प्रकाश क्या है आपको समझना है, याद रखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती। तो ये बात क्लियर। अच्छा, दूसरा बिंदु देखिए, ये दूसरा बिंदु है प्रकाश की प्रकृति। देखिए दोस्तों, हमारे सिलेबस में जब ये जो बिंदु है बहुत छोटा सा दे रखा है, लेकिन जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं, यानी जो दूसरा आप बिंदु देख रहे हो प्रकाश की प्रकृति, जब तक हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा तब तक हम इसके बारे में जो इस पर आधारित घटना है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, और भी बहुत सारे रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, स्टाक प्रभाव, ये प्रकाश पर आधारित घटना है। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल दो घटनाएं दिखा रखी है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में समझना होगा। यानी प्रकाश की प्रकृति क्या है? तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो, इसका मतलब आप समझ रहे हो प्रकाश की प्रकृति का मतलब क्या? प्रकाश की प्रकृति का मतलब है कि प्रकाश जो सूर्य, देखिए हमारे पास जो है ना प्रकाश का केवल एक स्रोत है, सूर्य। पृथ्वी पर प्रकाश का एक स्रोत जो है ना वो सूर्य से आने वाली किरणें हैं। यानी प्रकाश हम तक किस रूप में आता है? प्रकाश की प्रकृति का मतलब प्रकाश हम तक, सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें हम तक किस रूप में आती हैं? तरंग रूप में आती हैं, कण रूप में आती हैं, ये इसके अलावा कोई और। देखिए अब इसको समझने के लिए हमें इसे समझना जरूरी है। चाहे तो हम इसको आगे बढ़ सकते थे, प्रकाश की जो घटना है उनको पढ़ सकते थे, लेकिन इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि जब तक हमें प्रकाश के बारे में पता नहीं चलेगा कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें या प्रकाश स्रोत से हम तक किस रूप में आता है, तरंग रूप में आता है, कण रूप में आता है, तब तक हम उसके बारे में हम बता नहीं सकते कि इससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन है या अपवर्तन, जिसको हम परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन और परावर्तन ये घटनाएं, इनको हम पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो अब आपको ये बात याद समझनी है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी, अर्थात सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हम तक किस रूप में आती हैं? कण रूप में आती हैं, तरंग रूप में आती हैं। तो देखिए इसको, ये जो प्रकाश की प्रकृति, इसको समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग सुझाव और मत प्रस्तुत किए हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। तो इन सिद्धांतों को सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए न्यूटन आया। अब देखिए इनका जो सन है अलग अलग बुकों में इसका अलग अलग दे रखा है। तो सबसे पहले सन 1678 में, इसका सही डेट है, सन 1678 में न्यूटन आया। सन 1678 में न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए अपना पहला सिद्धांत दिया जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए मैं उसको आपको समझना है, पहला इसका जो बिंदु है प्रकाश की प्रकृति का वो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है इसके बारे में आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये बिंदु क्लियर होने जरूरी है। प्रकाश की जो प्रकृति जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले न्यूटन आया और उसने कहा कि प्रकाश स्रोत से, अब प्रकाश स्रोत आपको पता है सूर्य है, यानी सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें हम तक किस रूप में आती हैं। तो क्या कहा न्यूटन ने? सन 1678 में न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से बहुत छोटे छोटे और बारीक कणों में हम तक आता है, बहुत बारीक और छोटे छोटे कणों के रूप में हम तक आता है। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। और ये कणिकाएं सभी दिशाओं में, पूरी संसार में, पूरी दुनिया में, यानी सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश किरणें बहुत बारीक और छोटे छोटे कणों के रूप में हम तक आती हैं। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। और ये कणिकाएं सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल, जो आप पहले से जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उस चाल से चलती हैं। तो अब न्यूटन ने जब ये कहा कि भाई प्रकाश स्रोत से बहुत बारीक और छोटे छोटे कणों के रूप में हम तक आता है, इन कणों को कणिकाएं कहते हैं, और ये सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल जो होती है उससे चलती है। लेकिन उसने इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं बताई कि इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है।
उसने कहा कि ये स्वतः है, और जो सूर्य से प्रकाश की किरणें जब हम तक आती हैं तो किसी बिना माध्यम के, कोई इनका माध्यम नहीं होता, छोटे छोटे कणों के रूप में हम तक आती हैं, इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। तो अब आप देखिए न्यूटन ने कहा कि भाई प्रकाश स्रोत से कणों के रूप में आता है, कण रूप में। इसके बाद दूसरा जो है, इसके बाद सन 1688 में, देखिए इसकी अलग डेट दे रखी है, एक में 82 दे रखा है, एक में 85 दे रखा है, लेकिन इसको सही डेट है 1688। इसके बाद सन 1688 में हाइगेंस आता है। तो हाइगेंस ने सन 1688 में अपना तरंग सिद्धांत दिया। तो अब आप, अगर मैं इसको दूसरा लेना चाहूं तो आप इसको मैं लिख सकता हूं। दूसरा क्या है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस ने क्या कहा भाई? उसने कहा कि प्रकाश स्रोत से, यानी सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें हम तक कण रूप में नहीं आती। उसने क्या कहा कि प्रकाश स्रोत से कणों के रूप में नहीं आता, ये तरंगों के रूप में आता है। कहा कि भाई हाइगेंस का तरंग जो सिद्धांत है, उसने इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से, अर्थात सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें कण रूप में नहीं आती, तरंग रूप में आती हैं। इन तरंगों को तरंगार कहते हैं। उसने कहा कि जब इनको तरंगार कहते, उसने एक काल्पनिक माध्यम ईथर को चुना और कहा कि इस माध्यम की सहायता से ये प्रकाश की किरणें सूर्य से जो काफी दूरी है उससे हम तक आती। तुमने देखा होगा जब किसी माध्यम से कोई छोटी बेल जब किसी चढ़ती नहीं है तो किसी माध्यम की आवश्यकता से उसको ऊपर चढ़ाते, तो उसने इस तरह से काल्पनिक माध्यम ईथर को चुना और कहा कि प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में आता है, इन तरंगों को तरंगार कहते हैं और इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः इसने काल्पनिक माध्यम ईथर को चुना, कहा कि हम तक। तो अब तुम देख रहे हो कि हाइगेंस क्या कह रहे हैं? तरंग रूप में। न्यूटन ने क्या कहा? कण रूप में। दोनों के अलग अलग हो गए। इसके बाद जो है ना, मैक्सवेल, तीसरा वैज्ञानिक है मैक्सवेल। एक तरह का जो है गणितज्ञ था मैक्सवेल का गणितीय सिद्धांत। इसने अपने गणितीय सिद्धांतों से सिद्ध किया था कि प्रकाश जो है ना तरंग रूप में जाता है। तो मैक्सवेल का गणितीय सिद्धांत क्या है? देखिए इसका भी आपको मैं अगर बताऊं तो ये जो है ना 1708 लिख रहा है इसमें, लेकिन इसका सही डेट, इनका इन्फॉर्मेशन सही है नहीं, क्योंकि अब इनको जब हम उस कक्षाओं में पढ़ेंगे तो हमें सही डेट और सही सन का अंदाजा लगेगा। लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये 1708 में आया, काफी साल बाद। सन 1708 में क्या है? मैक्सवेल का गणितीय सिद्धांत है। तो मैक्सवेल क्या कह रहा है देखो, अब तुम देख रहे हो न्यूटन ने कण रूप में बताया, हाइगेंस ने तरंग रूप में बताया। अब तीसरा जो वैज्ञानिक है मैक्सवेल, वो एक गणितज्ञ था, उसने गणितीय सिद्धांतों से सिद्ध किया था कि प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में आता है। प्रकाश जो है ना प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में आता है, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी तरंगे नहीं है। उसने कहा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी गमन करते। अब कहोगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? देखिए अब तुम देख रहे हो कि मेरा मोबाइल है, इसमें टावर कहाँ लगा हुआ पता नहीं, लेकिन इसमें नेटवर्क आ रहा है। तो इसमें जो नेटवर्क आ रहे हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में गमन कर सकती हैं। आप सात समुद्र में चले जाओ, वहां भी तरंग आएगा, आप रेगिस्तान में चले जाओ, वहां भी ये तरंगे की तरंग होती है। तो ये इस तरह की तरंग है, इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, और इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गमन कर। तो अब देखिए मैक्सवेल ने क्या कहा, इसने भी कहा कि भाई तरंग रूप में है। इसके बाद जो अंतिम लास्ट और वैज्ञानिक है वो है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने इसने क्वांटम सिद्धांत दिया था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो डेट है वो 1733 है, लेकिन इसको अलग अलग उसमें कोई इनका फिक्सेशन अभी हुआ नहीं है। अब मैं पहले से आपको बता चुका हूँ, जब आप उस कक्षाओं में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इनका सही सन क्या है। वैसे इसका सन 1733 है। एमएससी के प्रीवियस में आप इसका 1733 दे रखा। तो आप देखिए इसमें मैक्स प्लांक जो है इसने क्वांटम सिद्धांत दिया। इसने क्या कहा? इसने कहा कि नहीं, जो न्यूटन कहता था ना वो सही कहता था,
कैसे? उसने कहा कि प्रकाश स्रोत से यानी सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो हम तक आती हैं ये तरंग रूप में नहीं आती, ये तो कण रूप में आती हैं। किस रूप में आती हैं? कण रूप में, जो न्यूटन ने कहा था। तो अब आप देख रहे हो कि न्यूटन का समर्थन कर रहा है मैक्स प्लांक, जो हाइगेंस और मैक्सवेल इन दोनों ने तो कहा कि भाई ये तरंग रूप में आता है, लेकिन जो सबसे पहले हमने 1678 में जो आपका न्यूटन का कणिका सिद्धांत पढ़ा है उसने कण रूप में कहा था। तो उसने क्या कहा मैक्स प्लांक ने, जो क्वांटम सिद्धांत दिया, तो उसने कहा था कि प्रकाश स्रोत से अर्थात सूर्य से हम तक आने वाली प्रकाश की किरणें ये तरंग रूप में नहीं कण रूप में आती हैं। लेकिन ये कोई ऐसे वैसे कण नहीं है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं। उसने क्या कहा कि प्रकाश स्रोत से यानी सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें हम तक जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो तरंग रूप में नहीं कण रूप में आती हैं। लेकिन ये कोई ऐसे वैसे कण नहीं है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं। उसने एक समीकरण दिया था कि एक फोटोन की आवृत्ति E बराबर h न्यू, जहां h प्लांक नियतांक है, जिसको हम पहले से 8वीं क्लास में हमने देखा है, 9वीं में देखा है। h प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है। और न्यू जो है ये क्या है? ये वी नहीं है, न्यू शब्द है, ये शब्द है न्यू। ठीक है, ये फोटोन की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो उसने जो समीकरण दिया था E बराबर एच न्यू, कहा था कि ये एक फोटोन की आवृत्ति है जहां एच प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है, और न्यू जो है ना ये फोटोन की आवृत्ति। तो अब तुम देख रहे हो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है, और भी सारी चीजें थी, लेकिन ये हमारे सिलेबस से समझने के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस से इसको इतना सा हटा रखा है। मैं इसको इसलिए पढ़ाना चाह रहा था कि प्रकाश की प्रकृति के बिना हम प्रकाश पर आधारित घटनाओं को सही तरह से नहीं समझ सकते थे। इस कारण से इन चारों वैज्ञानिकों के विवरण को मैंने आपके सामने रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि दो वैज्ञानिक तो कह रहे हैं हाइगेंस और मैक्सवेल की तरंग रूप में होता है, दो वैज्ञानिक न्यूटन और मैक्स प्लांक कह रहे हैं कण रूप में। तो अब देखिए चारों वैज्ञानिकों की बात को मान लिया गया और कहा कि भाई प्रकाश जो है वास्तव में प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कण रूप में, दो तो कह रहे हैं कण रूप में और दो कह रहे हैं तरंग रूप में। तो इन चारों सिद्धांतों से आपको स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कौन कौन सी? एक तो कण रूप में और एक तरंग रूप में। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश की क्या प्रकृति है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको लिखना है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। किस रूप में? एक तो कण रूप में और एक तरंग रूप में। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तो देखिए प्रकाश की प्रकृति के बारे में आपको पता लग गया, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। नंबर एक तो किस रूप में है? कण रूप में है, और दूसरा है तरंग रूप में। ठीक है, तो अब दो बिंदु दोस्तों क्लियर हो गए। हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश क्या थी, प्रकाश क्या है, हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई देती हैं। उसके लिए हमने थोड़ा सा विवरण दिया था। इसके बाद हमने प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ा। प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए मैंने जो चारों वैज्ञानिकों के सिद्धांत उनको आपके सामने डिटेल से समझाया है। इन चारों सिद्धांतों से आप क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, एक तो कण रूप में और दूसरा तरंग रूप में। तो दोस्तों ये दोनों बिंदु क्लियर है। अब देखते हैं प्रकाश पर आधारित हम कुछ घटनाएं पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो तीसरा बिंदु है वो प्रकाश पर आधारित कुछ घटना है। देखिए देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि प्रकाश पर आधारित बहुत सारी घटनाएं हैं। हमने प्रकाश का जैसे अपवर्तन है, परावर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, और भी बहुत सारे, देखिए रमन प्रभाव, जीमान प्रभाव, स्टॉक प्रभाव, बहुत सारे प्रभाव भी इस पर हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल दो ही, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यही दे रखा है। तो दोस्तों जो है ना, हम प्रकाश पर आधारित केवल दो घटनाएं जो हमारे सिलेबस में उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला आपको मैं प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए ये जो बिंदु आपको मैं बता रहा था, ये दोनों बिंदु ऐसे हैं, इनमें से बोर्ड के एग्जाम्स में जरूर वो कुछ ना कुछ पूछता है। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से, सही दिमाग से बिल्कुल समझना। ये बहुत स्वीट एंड शॉर्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, इससे समझना, इससे मुझसे इस जो बिंदु आप जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको इस ढंग से कोई नहीं समझा पाएगा। तो अब देखिए इसके बारे में दोस्तों चलते हैं। तो पहला है, तो प्रकाश पर आधारित मैंने आपको बहुत सारी घटनाएं बताई, लेकिन हमारे सिलेबस में
केवल दो घटना है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए दोस्तों, हम जो है ना पहला पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो बिंदु आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, इसके हम इसमें इसका बिंदु परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमें प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए, इसके बारे में ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए प्रकाश का जो परावर्तन है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि प्रकाश पर बहुत सारी घटनाएं आधारित है, प्रकाश पर बहुत सारी घटनाएं हैं। उनमें से हम जो घटनाओं में आपको बता चुका हूं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो दो घटना है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समझना ध्यान से। देखिए इसको समझने से पहले हमें ना एक शब्द है माध्यम, उसके बारे में समझना होगा कि माध्यम क्या होते हैं। माध्यम के बिना हम नहीं समझ पाएंगे कि प्रकाश पर आधारित जो घटना जैसे अपवर्तन है, परावर्तन है, तो इनके बारे में इससे समझने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा इससे नोट के आ जाइए आप। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, माध्यम के बारे में। देखिए माध्यम के बारे में वैसे हमने 8वीं क्लास में पढ़ा है। माध्यम हमारे पास केवल दो प्रकार के होते हैं, एक तो सघन माध्यम होता है और दूसरा होता है विरल माध्यम। तो देखिए सघन माध्यम का मतलब यदि और केवल यदि गहरे माध्यम से है, जैसे पानी, वृक्ष की छाया, और दूसरा जो माध्यम है जिसका मैं नाम बता रहा हूँ विरल माध्यम है, ये इसका मतलब होता है हल्का माध्यम, जैसे वायु। तो ये माध्यम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की किरणें इन माध्यमों से जब गुजरती हैं तब इनके मार्ग में या तो लगातार परिवर्तन होता है, इनके वेग में, चाल में परिवर्तन होता है। इस कारण से ये घटनाएं घटित होती हैं, जैसे अपवर्तन है, परावर्तन है। तो देखिए मैं परावर्तन के बारे में आपको बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। तो दोस्तों ये शॉर्ट है और इसको हम आगे जो है ना क्लास में पढ़ाएंगे, इनके बारे में और डिटेल से बताएंगे, लेकिन अब आपको इतना याद रखना है कि माध्यम हमारे पास केवल दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको आपको सीधा से बताऊं भाई प्रकाश का परावर्तन क्या है, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, प्रकाश की घटना परावर्तन कहलाती है। लेकिन ये इसका कोई वेश नहीं है, ये तो एक तरह से रटने वाली बात हुई, ठीक है, हाँ रट लेंगे इसको। क्या रट लेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, प्रकाश की घटना परावर्तन कहलाती है। लेकिन इसका ये नहीं है, ऐसा तो रटना नहीं है। अब इसको मैं एक वैकल्पिक चित्र बना रहा हूँ, आप चाहो इसको बोर्ड के एग्जाम में बना सकते हो, कोई गलती नहीं है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं माध्यम के रूप में दो लेंस ले रहा हूँ, और लेंस के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि 8वीं क्लास में आपने दोनों लेंस उत्तल और अवतल के बारे में पढ़ा, उनको मैं वैकल्पिक तौर पर केवल समझाने के लिए उनको माध्यम बना रहा हूँ, आधार बना रहा हूँ माध्यम का। आपको ये वैकल्पिक चित्र है, आपको इसको ध्यान से समझना, और ये इससे बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जो है ना प्रकाश का स्रोत है सूर्य, ठीक है। तो एक बार आपको बना लेता हूं, फिर इसके बारे में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसके अंदर आप लिखना चाहो तो सूर्य, क्योंकि वैकल्पिक है, ठीक है। मैंने पहले माध्यम के रूप में लेंस लिया है, और ये इस तरह से इसका दूसरा माध्यम है लेंस के रूप में। आप कहोगे सर ये लेंस माध्यम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए माध्यम ये दोनों पारदर्शी होते हैं, इस कारण से मैंने उनको वैकल्पिक ले रहा हूँ, ठीक है। केवल समझने के लिए है, ना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाता है, इस कारण से इसको मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए ये पहला माध्यम है, फर्स्ट माध्यम इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये पारदर्शी है तो इसको मैं पारदर्शी भी कह सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको तुम चाहो कि सर ये ऐसे समझ में आ रहा है तो इसको आप सघन माध्यम कह सकते हो, ठीक है। ये दूसरा माध्यम है जिसको मैं सेकंड माध्यम कह रहा हूँ, ये भी पारदर्शी है, इस कारण से इसको आप पारदर्शी कह सकते हो। और इसको अगर ये बात आपको नोटिस करनी है, समझनी है, अगर इसको आप सघन माध्यम कहते हो तो इसको आपको विरल माध्यम कहना पड़ेगा, क्योंकि माध्यम हमारे पास केवल कितने हैं, दो, ठीक है। अगर इसको आप कहोगे सर नहीं हम तो इसको पहले विरल मानेंगे, ठीक है, इसको विरल कह लो। जब आप इसको विरल कहोगे तो फिर आपको सघन कहना पड़ेगा। बस क्लियर। तो देखिए आगे, देखिए जब प्रकाश की किरण ऐसे कोई प्रकाश कण चलती है, तीर का निशान लगा दो जिससे पता लगे कि प्रकाश कण कहां से आ रही है और कहां को जा रही है, ठीक। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, पहला माध्यम है, आप चाहो तो इसको पारदर्शी कह सकते हो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से या पारदर्शी। मैं वैसे इनकी चारों परिभाषाएं आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए पहले। देखिए ध्यान से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है।
तो दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में, उसी का मतलब जिससे गई थी वो पहले माध्यम की तरफ, उसी माध्यम में लौट आती है प्रकाश की ये घटना परावर्तन कहलाती है। तुम कहोगे सर ये प्रकाश कण सीधी क्यों नहीं गई? देखिए हम, अब एक प्रश्न उठता है कि परावर्तन होता क्यों। ऐसे हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें ये प्रश्न बनेगा कि अपवर्तन होता क्यों। देखिए आप देख रहे हो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में की पहली दीवार से टकराई, इसकी चाल जिसको हम वेग कह रहे हैं कम हो गया, इससे टकराई और कम हो गया, इससे टकराने के बाद इतना कम हो गया कि प्रकाश की किरण में इतनी ऊर्जा नहीं रही कि इसको पार करके सीधी निकल जाए, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश की किरण जो है ना, जो प्रकाश की किरण है, इसकी वेग में लगातार परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। तो अब जो प्रश्न बना था कि परावर्तन होता क्यों है, इसका उत्तर आपको मिल गया कि प्रकाश की किरण के वेग में लगातार परिवर्तन के कारण ऐसा। और क्लासों में इसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको समझना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी का मतलब आप पहला माध्यम कह सकते हो, उसी माध्यम में लौट आती प्रकाश की घटना परावर्तन। तो अब इसकी 4 परिभाषाएं हैं। उन 4 परिभाषाओं में से आपको जो अच्छी लगे, याद आसानी से हो जाए, समझ में आ जाए, उसको आप याद रखिएगा। मैं चारों परिभाषा बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती प्रकाश की घटना भी परावर्तन कहलाती है, पहली परिभाषा। दूसरी देखिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती प्रकाश की घटना भी परावर्तन कहलाती है। 2 परिभाषा हो गई। तीसरी देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, मैं आपको बता चुका हूं, जब आपको पहले को सघन मानना है तो दूसरे को विरल मानना पड़ेगा, पहले को विरल मानते हो तो दूसरे को सघन मानना पड़ेगा। तो उसकी अगली परिभाषा क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम से टकराकर वापस सघन माध्यम में लौट आती प्रकाश की यह घटना भी परावर्तन कहलाती। 3 परिभाषा होगी दोस्तों। चौथी देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, क्योंकि इसको मैं पहले माध्यम को विरल मान रहा हूं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम से टकराकर वापस विरल माध्यम में लौट आती प्रकाश की यह घटना भी परावर्तन। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको परिभाषा बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने जो वैकल्पिक चित्र बनाया था इसके माध्यम से आपको समझ में आ गई, क्योंकि अगर इस चित्र के बिना अगर हम इसको पढ़ें तो एक तरह से रटना सा हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से मैंने इस चित्र को समझाया है, इससे मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है प्रकाश की घटना परावर्तन। तो जो मैंने चारों परिभाषा है आप इनको अच्छे से याद कर लेना, जो आपको अच्छी लगे उसको आप लिख सकते हो। आप चित्र अगर पेपर में बना सकते हो तो बना सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेंगे सर ये लाइन से क्या होगा, कुछ नहीं, गारंटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब आपको दूसरी बात क्या है कि आपको ये परिभाषा आपको क्लियर हो गया कि भाई प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। अब जो अगला बिंदु है प्रकाश के जो परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन के हम प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगले बिंदु पे चलते हैं। तो अब ये हमारा जो कौन सा बिंदु था, तीसरा। भाई पहले हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी, दूसरा हमने उसके बारे में प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ा, और तीसरा बिंदु है प्रकाश पर आधारित घटना, जिनमें पहला था प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं पढ़ाऊंगा आगे को प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, परावर्तन के, ठीक है। तो देखिए, परावर्तन जो है ना वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। आपने 8वीं क्लास में ही पढ़ा था कि परावर्तन के 2 प्रकार हैं, केवल 2 प्रकार। कौन कौन सा? नियमित परावर्तन, देखिए ये आपको याद रखना है कि परावर्तन जो है ना 2 प्रकार का होता है। इन दोनों प्रकारों में आपको
एक तो पहला जो है वो नियमित परावर्तन है, दूसरा विकृत परावर्तन है। आप देखिए ये बहुत इजी और आसान, बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन दिमाग का सही हो तो इनको आप आसानी से समझ सकते हो, और ऐसा समझो कि ये कभी लाइफ में इनको भूल ना पाओ। तो देखिए कैसे, पहला पढ़ रहे हैं हम लोग नियमित परावर्तन, समझना ध्यान से, ठीक है। ये नियमित परावर्तन क्या है, देखिए जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, बहुत से बिंदु ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ये पहले से पता लग जाए ना कि इसका जो जिस बिंदु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसका अर्थ क्या है, इसका मीन क्या है। अब जब हमें इसके मीन के बारे में पता लग जाता है तो बेसिकली इसकी परिभाषाएं हमें दिमाग में आ जाती हैं और उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो यही जो शब्द है नियमित, नियमित का मतलब एक नियम से, एक दिशा में, एक एक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। तो इसको देखिए, ये नियमित परावर्तन क्या होता है। देखिए मैंने क्या काम किया, इसको समझने के लिए एक समतल पृष्ठ लिया है, आप इसको समतल पृष्ठ कह सकते हो, चिकना पृष्ठ भी कह सकते हो, ठीक है। मैंने एक समतल पृष्ठ लिया, देखो। अब देखिए ये समतल पृष्ठ जो है नियमित पृष्ठ है। नियमित का मतलब इसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, कोई खुरदरा नहीं है, किस तरह का, इसमें कोई बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और चिकना पृष्ठ है, जिसको हम समतल पृष्ठ कहते हैं। आप चिकना लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हो, समतल पृष्ठ, ठीक है। आप चिकना पृष्ठ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखिए ये मैंने एक नियमित परावर्तन को समझने के लिए हमने एक समतल पृष्ठ लिया है। अब देखिए इस पर क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है नियमित पृष्ठ पर, जब या समतल पृष्ठ पर या चिकने पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो उनका, क्योंकि इसमें कोई गड्ढे नहीं है, ये कोई खुरदरा नहीं है, इसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, तो चूंकि ये समतल पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, तो इस पर जितनी प्रकाश की किरण आपतित होगी उतनी दूरी तक वो परावर्तित हो जाएगी। तो देखिए कैसे, ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई है। देखिए ये बात आपको समझना है, जब कोई प्रकाश की किरण कहीं से आकर रुकती है, गिरती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, और इसको हम आगे इसको परावर्तन के नियम में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई है किसी समतल पर। तो देखिए जितनी दूरी, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब जैसे इसकी जो अगर मैं दूरी की बात करूं, जैसे ये 1 सेमी, तो इसका परावर्तन भी 1 सेमी तक ही होगा। ऐसा नहीं कि 1 सेमी से आ रही है 5 सेमी तक इसका परावर्तन हो गया या आधा सेमी रह गया, क्योंकि क्योंकि ये समतल पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, बिल्कुल सही पृष्ठ है, इस पर किसी तरह का उभार नहीं है, किस तरह का कोई खुरदरापन नहीं है। तो देखिए जब समतल पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो ये प्रकाश किरण आपतित हुई, इसका भी इतनी दूरी तक लगभग, वैसे आपको मापने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना ही अंदाजे से आपको करना है, जितनी दूरी से इसका आपतन हो रहा है उतनी दूर तक उसको परावर्तन करना है। तो देखिए इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, इसका इतनी दूरी, फिर कोई अन्य प्रकाश किरण आपतित हुई, इसकी इतनी दूरी तक इसका तीर का निशान लगा देंगे, जिससे पता लग जाए कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। फिर कोई अन्य प्रकाश किरण आपतित हुई, ठीक है, फिर कोई, आप 3-4 दिखा देना बस बहुत। तो क्या अब तुम देख रहे हो, इसमें से एक और दिखा दो, दिखाना चाहते थे, ठीक है। तो आपने इसमें क्या देखा, जब किसी समतल पृष्ठ पर, मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नियमित परावर्तन। तो क्या देखा इसमें, जब किसी समतल पृष्ठ पर या चिकने पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो उनका समान दिशाओं में, मैं बात आपको पहले से बता चुका हूं, जितनी दूरी से आई इतनी दूर तक इसका होगा, जितनी दूरी से यहाँ आपतित हो रही है उतनी दूर से इसका परावर्तन होगा, जितनी दूरी से ये चल रही है उतनी दूरी तक इसका परावर्तन होगा, जितनी दूरी है। तो अब ये बात समझने की, नोटिस करने की, क्यों, क्योंकि ये समतल पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ पर, इसी तरह इस पर किसी प्रकार का कोई उभार नहीं है, किसी प्रकार का इस पर कोई खुरदरापन नहीं है, तो इस कारण से जितनी दूरी से इसका आपतन होगा प्रकाश किरण का उतनी दूर तक इसका परावर्तन होगा। तो देखिए सुनिए इसके बारे में, नियमित परावर्तन क्या है, जब किसी समतल पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो उनका समान दिशाओं में, एक दिशाओं में निश्चित दूरी तक परावर्तन होता है। इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन है। तो दिक्कत एक बार और देखिए, हम पढ़ रहे हैं परावर्तन के प्रकार, उसमें पहला है नियमित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन के बारे में उसको समझने के लिए हमने क्या काम किया, एक समतल पृष्ठ लिया जिसको हम चिकना पृष्ठ भी कह सकते हैं, उस पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, क्योंकि ये समतल पृष्ठ है तो जितनी दूरी से प्रकाश किरण का आपतन होगा उसी दूरी तक उसका परावर्तन होगा। अब तुम देख रहे हो यहां से यहां तक इतना ही। तो इससे क्या होता है, इससे ये समझ में आता है कि जब समतल पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो उनका समान दिशाओं में, एक दिशा में, समान दिशाओं में
निश्चित दूरी तक, जितनी दूरी से ये है उतनी दूरी तक परावर्तन होता है, ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन होता है। आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो, जब समतल पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपको होती हैं तो उनका नियमित रूप से उनका परावर्तन, नियमित का मतलब एक दिशा में, समान दिशा में, निश्चित दूरी तक इनका परावर्तन होता है, इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन। दैट्स क्लियर। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। बात करते हैं विस्तृत परावर्तन की। देखिए विस्तृत परावर्तन क्या है, ये देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जिन लोगों को ये नियमित परावर्तन अच्छे से आता है वो विस्तृत परावर्तन को आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका उल्टा और विपरीत। अगर आपको ये आता है तो इसका उल्टा कर दो। देखिए कैसे, एक बात सुनो। मैंने क्या काम किया है, इसको देखिए, नियमित परावर्तन के लिए मैंने एक समतल या चिकना पृष्ठ लिया था। अब विस्तृत परावर्तन के लिए मैं कोई खुरदरा, उबड़ खाबड़ इस तरह का कोई पृष्ठ ले रहा हूं। ठीक है, अब लाजमी है ये चीज कि जब समतल पृष्ठ पर तो प्रकाश किरणें आपतित होती थी तो उनका समान दिशाओं में निश्चित दूरी तक परावर्तन होता था। लेकिन अब हम जब इसको समझने के लिए खुरदरा पृष्ठ ले रहे हैं, उबड़ खाबड़ पृष्ठ ले रहे हैं, तो अब देखेंगे कि प्रकाश किरणें जब इस पर आपतित होंगी तो आपतन के पश्चात इनका अलग अलग दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तन होगा। देखिए कैसे, इस पर वो ये कोई खुरदरा पृष्ठ आप लिखना चाहो तो इस पर खुरदरा या समतल पृष्ठ भी लिख सकते हो। देखिए कैसे, खुरदरा पृष्ठ लिख लो, असमतल पृष्ठ लिख लो। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में। अब दोस्तों देखिए, इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, समझना ध्यान से, ये ऊंचा है, आपतित हुई प्रकाश किरण, तो आपतित होगी तो यहाँ से, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसकी ऊंचाई अधिक है, ऊंचाई होगी तो इसका परावर्तन कुछ इस आपतन से अधिक होगा। फिर इसके बाद कोई प्रकाश किरण और आपतित हुई, ये इसकी वेग से इससे नीचे है तो इसका परावर्तन इससे कम होगा। समझ रहे? फिर इस पर कोई प्रकाश किरण इधर से आई, हो सकता है इसका ना तो ऊंचे में ना नीचे में, बीच में टेढ़ा हो जाए। इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, खड़ा, इसके ऊपर इस तरह से परावर्तन हो, इस तरह से कोई इस पर हुई तो अधिक दूरी तक परावर्तन हो सकता है। तो आप यहाँ और देखिए, इस तरह से इसका परावर्तन कम हो जाएगा। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब हमने समतल पृष्ठ लिया था जो नियमित परावर्तन में था, उनका में तो परावर्तन एक समान दिशा में था, एक निश्चित दूरी तक हो रहा था। लेकिन ये जो खुरदरा पृष्ठ लिया है, जब प्रकाश किरण ऊंचाई पर पड़ती है तो इसका परावर्तन लाजमी है कि जहां से आपतन हुआ था उसकी अधिक दूरी तक उसका परावर्तन होगा। जब प्रकाश किरण उससे, क्योंकि पृष्ठ नीचे है, गड्ढे में जा रही है प्रकाश किरण, तो इससे इसका परावर्तन कम रह जाएगा। किससे? जहां से आपतन हो रहा है। तुम देख रहे हो आपतन से कम है और यहाँ आपतन से अधिक दूरी तक जा रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि उसी दिशा में जाए, हो सकता है उसके बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो, उसके लंबवत हो सकता है समानांतर भी हो जाए। तो इनका कुछ नहीं है, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में परावर्तन होता है। तो विपरीत परावर्तन को समझने के लिए देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, इस बात को मैं अधिक शब्दों में कहूं कैसे, कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो उनका अलग अलग दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में असीमित दूरी, निश्चित दूरी नहीं है, असीमित दूरी, कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, ऊर्ध्वाधर हो सकता है, लंबवत हो सकता है, जहां से आपको थोड़ी उधर को भी परावर्तन हो सकता है खेती नीचे की तरफ भी जा सकती है। तो ये क्या है, देखिए नीचे तो जाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आदमी है कि उससे अगर नीचे उबड़ खाबड़ पृष्ठ पर जब होंगे तो उनका जो आपसे प्रकाश की किरण है उससे दूरी तक उनका परावर्तन हो सकता है। अगर ऊंचे आधार तल ऊंचा होगा तो, और आधार तल नीचा होगा इसका, तो उससे कम रह सकता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है आपको ये बात समझ में? दोबारा देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे, टेढ़े मेढ़े खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो उन प्रकाश की किरणों का अलग अलग दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तन होता है। इस प्रकार का परावर्तन विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज हमने 3 बिंदु पढ़े। प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश क्या था। उसके बाद हमने प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ी। द्वैत प्रकृति मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि उससे प्रकाश पर आधारित जैसे घटनाएं थी, उनके बारे में हमें आसानी से पता लग जाता है कि प्रकाश किस चीज में। अब अभी तक हमने देखा है ये तरंग रूप में ही चल रहा है, लेकिन ये बात समझनी जरूरी थी क्योंकि प्रकाश हम तक किस रूप में आता है वो, इसलिए मैंने उसको समझा है। तो उसके बारे में जो प्रकाश की प्रकृति, दूसरा बिंदु था प्रकाश पर आधारित घटना, जिनमें पहला हमने पढ़ा है प्रकाश
का परावर्तन। हमने परावर्तन की परिभाषा पढ़ी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसके